नमस्ते। कहानी की दुनिया के दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक पत्नी रसोई से प्याज लहसुन की महक के साथ लौटती है, अपने पति की ऑफिस पार्टी में पहुंचती है और उसका पति उसे सबके सामने अपमानित करके घर से निकाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह शर्मिंदगी का कारण है। उसी रात उसे घर से बेघर कर दिया जाता है। लेकिन एक महीने बाद वही महिला एक शानदार सीईओ के रूप में सामने आती है, जिसे देखकर उसका पति कांपने लगता है और अपना सब कुछ खो देता है। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करना न भूलें ताकि हम और भी दिलचस्प कहानियां साझा करने के लिए उत्साहित रहें। जो लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके सभी मामलों को आसान बना दे, उनकी रोजी रोटी में बरकत दे, उनके शरीर को स्वस्थ रखे और इस दुनिया और आखिरत की सभी इच्छाओं को पूरा करे। तथास्तु। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस सुबह एक तंग गली में बने छोटे से घर में सूरज उगने से पहले ही हलचल शुरू हो गई थी। रसोई में कड़ाही और आग की आवाजें कटी हुई प्याज की महक के साथ मिल रही थीं। प्रिया एक पुराने और बेरंग हो चुके सलवार कमीज में चूल्हे के सामने खड़ी थीं। उसके दुपट्टे के कोने पर हल्दी का दाग लगा हुआ था, जो शायद पिछली रात के खाने का बचा हुआ था जिसे वह साफ नहीं कर पाई थी। उसके बाल बेतरतीबी से बंधे हुए थे। उसका बायां हाथ गर्मी से अपने चेहरे पर हवा कर रहा था, जबकि दाहिना हाथ लगातार सब्जी चला रहा था। वह जानती थी कि आज का दिन कोई आम दिन नहीं था। उसके पति रोहन को ऑफिस के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होना था, जो उसके प्रमोशन का जश्न था। सुबह सुबह से ही प्रिया उठ गई थी। चावल बनाया, सब्जी बनाई, अपने पति के ऑफिस के कपड़े तैयार किए और इतनी देर तक इस्त्री की कि गर्म भाप से उसका सीना भारी हो गया। उसके मुंह से एक भी शिकायत नहीं निकली। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि सब कुछ समय पर पूरा हो जाए। जब उसका पति कमरे से एक साफ सुथरी शर्ट और चमचमाते जूतों में बाहर निकला, तो प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। यह वही मुस्कान थी जिसका उसने सालों से अभ्यास किया था। एक ऐसी मुस्कान जिसे वह हर बार थकान महसूस होने पर ओढ़ लेती थी। उसने दोनों हाथों से खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। मसालों की तेज महक अब भी उसके कपड़ों, बालों और त्वचा से आ रही थी। उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था। वह बस इतना जानती थी कि उसके पति को ऑफिस में अच्छा खाना मिलना चाहिए। उसके पति की नजरें उसके सलवार कमीज पर जाकर रुक गईं। उसकी भौहें तन गईं। उसका आमतौर पर सपाट रहने वाला चेहरा अधीरता में बदल गया। उसने बिना धन्यवाद कहे टिफिन ले लिया। न तो रास्ते में सावधान रहना कहा गया, न ही कोई जवाबी मुस्कान थी। प्रिया ने एक घूंट निगल ली। उसका सीना अजीब सा महसूस हुआ, जैसे अंदर से कोई दबाव डाल रहा हो। फिर भी वह उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद उसका पति बड़े कार्यक्रम की वजह से तनाव में है। कुछ घंटों बाद जब रसोई साफ हो गई और फर्श पर झाड़ू लग गई, तो प्रिया का फोन बजा। एक छोटा सा मैसेज आया जिसमें उसे ऑफिस की बिल्डिंग में आने के लिए कहा गया था। लिखा था कि सभी पत्नियों को आमंत्रित किया गया है। प्रिया ने उस मैसेज को बार बार पढ़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। समय बहुत कम था। उसके पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं था, बस वही पुराना सलवार कमीज था और एक पुरानी कुर्ती जिसका रंग फीका पड़ चुका था। उसने वह कुर्ती चुनी, लेकिन जल्दबाजी में उसने अंदर वही सलवार कमीज पहने रखा। मसालों की महक अब भी बाकी थी, भले ही उसने कई बार पानी और साबुन से खुद को धोया था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। वह देर नहीं करना चाहती थी। वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी, भले ही उसे कमरे के किसी कोने में ही क्यों न खड़ा होना पड़े। ऑफिस की बिल्डिंग ऊंची, ठंडी और अपरिचित लग रही थी। चमकदार फर्श पर तेज रोशनी चमक रही थी। अच्छे कपड़े पहने लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नियां सुंदर लग रही थीं। उन्होंने खूबसूरत साड़ियां, चमकदार सैंडल और महंगे पर्स ले रखे थे। प्रिया धीरे धीरे चली, अपनी सांस रोके हुए। हर कदम भारी लग रहा था। जैसे ही वह पार्टी हॉल के पास पहुंची, कानाफूसी शुरू हो गई। लोगों की आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। किसी ने धीरे से अपनी नाक ढंक ली, जनकों में हजार किया विल, तो किसी ने अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए हल्की मुस्कान दी। प्रिया को अपने गाल गर्म महसूस हुए। उसने अपनी कुर्ती को खींचा, उम्मीद कर रही थी कि वह उस तेज गंध को छिपा सकेगी। हॉल के बीच में उसका पति सहकर्मियों से घिरा खड़ा था। वह जोर से हंस रहा था। लोग उसकी पीठ थपथपा रहे थे।
ड्रिंक्स के गिलास ऊपर उठाए जा रहे थे। प्रिया ने यह सब भीगी आंखों से देखा। उसे गर्व महसूस हुआ। वह पास जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, उसके पति की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। घर पर मिलने वाली नजरें अब अलग थीं। उसमें झुंझलाहट थी, शर्म थी और एक दबा हुआ गुस्सा था। प्रिया कुछ कदम दूर ही रुक गई। उसके हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंध गए। वह महसूस कर सकती थी कि ठंडे पसीने के कारण मसालों की गंध और तेज हो गई थी। उसका पति तेज कदमों से उसके पास आया। कोई अभिवादन नहीं, कोई हालचाल नहीं पूछा। बस एक दबी हुई आवाज में उसे एक कोने में आने के लिए कहा। जो पहले शब्द निकले वे सीधे दिल में चुभ गए। उसने पूछा कि वह ऐसे कपड़ों में क्यों आई है। उसे शर्मनाक कहा गया। उसके शरीर की गंध की शिकायत की गई, जैसे कि सालों की उसकी सारी कुर्बानियां एक गंदे शब्द में सिमट कर रह गई हों। प्रिया ने समझाने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि सुबह से खाना बनाने के कारण उसे कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। उसने कहा कि वह बस थोड़ी देर के लिए आना चाहती थी, लेकिन उसकी हर बात काट दी गई। हर कारण को महत्वहीन माना गया। लोग देखने लगे। कुछ ने व्यस्त होने का नाटक किया, लेकिन उनके कान साफ साफ सुन रहे थे। प्रिया को अपना गला सूखा हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन उसने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की। उसका पति और भी नाराज हो गया। उसने अपने नए पद का जिक्र किया। उसने अपने ऊंचे दर्जे के सहकर्मियों का जिक्र किया। उसने कहा कि प्रिया उस कमरे में खड़े होने के लायक नहीं है। हर शब्द एक झटके की तरह लग रहा था। प्रिया अपने कपड़ों का कोना मसलने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। उसके पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन वह फिर भी खड़ी रही। वह कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। वह किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। भले ही उसका दिल टूट चुका था। कमरे में बजता संगीत दूर लग रहा था। दूसरों की हंसी एक ताने की तरह सुनाई दे रही थी। प्रिया जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। एक दर्द था जो उसे रोके हुए था। एक ऐसा दर्द जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। तभी उसके पति ने अपना चेहरा फेर लिया। उसे कोने में एक अवांछित चीज की तरह छोड़कर चला गया। वह वापस भीड़ में चला गया और फिर से हंसने लगा, जैसे कि वहां कोई कांपती हुई महिला खड़ी ही ना हो। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मसालों की गंध फिर से उभर आई। उसे अपनी छोटी रसोई और उस भक्ति की याद दिलाती रही जिसका उसने कभी हिसाब नहीं रखा। बिल्डिंग के बाहर दोपहर की धूप चकाचौंध कर रही थी। प्रिया सामने की सीढ़ियों पर अकेली खड़ी थी, अपने कपड़े का थैला कसकर पकड़े हुए। उसे नहीं पता था कि इसके बाद कहां जाना है। वह बस इतना जानती थी कि उस दिन कुछ टूट गया था। एक ऐसी दरार जो चौड़ी होती जा रही थी और रुकने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। उस शाम प्रिया धीरे धीरे घर लौटी। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन सीने का बोझ कहीं ज्यादा भारी था। तंग गली ने बच्चों के खेलने और मोटरसाइकिलों के गुजरने की आवाजों के साथ उसका स्वागत किया। छोटा सा घर वैसा ही दिख रहा था जैसा सुबह था, बस अब वह ठंडा लग रहा था। उसने कपड़े का थैला कुर्सी पर रखा, बैठ गई और खाली दीवार को घूरने लगी। मसालों की महक अब भी उसके कपड़ों में थी, जैसे जाने से इनकार कर रही हो। वह इंतजार करती रही अपने पति के घर लौटने का, एक ऐसी सफाई का जो शायद कभी नहीं मिलने वाली थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दीवार घड़ी की टिक टिक जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। जब सूरज ढलने लगा तो दरवाजा आखिरकार खुला। उसका पति एक संतुष्ट चेहरे के साथ अंदर आया। उसने अपनी जैकेट उतारी, जूते कोने में फेंक दिए। उसने मुड़कर नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा और सीधे बैठकर अपना फोन चलाने लगा। प्रिया कुर्सी से उठी, सावधानी से उसके पास गई। उसने बात शुरू करने की कोशिश की। उसकी आवाज धीमी थी, दोपहर की घटना से अब भी कांप रही थी। उसने कहा कि अगर उसने शर्मिंदा किया हो तो वह माफी मांगती है। उसने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके शब्द सरल, ईमानदार और बिना किसी बचाव के थे, लेकिन जो जवाब आया उसने उसके सीने पर एक और वार किया। उसके पति ने एक ठंडी सांस ली। उसने कहा कि प्रमोशन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है। उसने कहा कि अब वह बड़े लोगों के बीच रहता है। वह अब एक ऐसी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता जो साधारण दिखती हो। उसकी आवाज तेज और घमंड से भरी थी। प्रिया ने उस चेहरे को देखा, वह चेहरा जो कभी सगाई के समय कितना कोमल था, वह चेहरा जिसने हर हाल में वफादार रहने का वादा किया था, अब वह अजनबी लग रहा था। उन आंखों में अब वह एक जीवन साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक बोझ के रूप में दिख रही थी।
उसने अतीत को याद दिलाने की कोशिश की, जब वे गरीब थे, जब उसने दो दो नौकरियां की थीं, जब वह देर रात तक सिलाई करती थी ताकि कुछ और पैसे कमा सके। यह सब उसने दबी हुई आवाज में कहा। उसे उम्मीद थी कि कुछ सहानुभूति मिलेगी, लेकिन उसका पति रूखी हंसी हंसा। उसने कहा कि वह सब बीत चुका है। उसने कहा कि अब दिखावे का जमाना है। उसने प्रिया को अविकसित और बेशर्म कहा। ये शब्द एक एक करके प्रिया के दिल पर गिरते गए। प्रिया अपने कपड़ों का कोना मसलने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई ताकि गिर न जाए। उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिना बोलने का मौका दिए ही दोषी ठहराया जा रहा है। उसका पति कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसने हुक्म चलाना शुरू कर दिया। कल से प्रिया को किसी भी ऑफिस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। किसी भी बैठक में आने की जरूरत नहीं है। बस घर पर रहो और शर्मिंदा मत करो। यह वाक्य एक आदेश की तरह कहा गया था। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, इसलिए नहीं कि वह सहमत थी, बल्कि इसीलिए कि उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। वह उस व्यक्ति के सामने रोना नहीं चाहती थी जिसे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। उस रात उन्होंने बिना बात किए खाना खाया। प्रिया ने कांपते हाथों से चावल खाया। उसके पति ने जल्दी जल्दी खाया और फिर फोन में लग गया। कोई हल्की फुल्की बातचीत नहीं हुई। स्वाद के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। बस एक दूरी थी जो और चौड़ी होती महसूस हो रही थी। अगले दिन तेजी से बदल गए। उसका पति अक्सर देर रात घर आता। उसके कपड़े और भी सलीकेदार हो गए। नया परफ्यूम, फोन कभी हाथ से नहीं छूटता। प्रिया सुबह उठती, खाना बनाती, घर साफ करती। वही दिनचर्या, लेकिन बिना किसी सराहना के। जब भी प्रिया पास आने की कोशिश करती, हमेशा कोई ना कोई बहाना होता। थका हुआ हूं, बहुत काम है, परेशान मत करो। उसकी आवाज और भी कठोर होती जा रही थी। प्रिया जैसे किसी अजनबी के साथ रह रही थी। पड़ोसियों ने पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने बदलाव देखा। प्रिया बस हल्की सी मुस्कान देती, कहती कि उसका पति व्यस्त है। वह सब कुछ छिपा रही थी। वह अपने घर की बात बाहर नहीं करना चाहती थी। एक शाम उसका पति जल्दी घर आ गया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। प्रिया जो कपड़े तह कर रही थी, उसने उम्मीद से देखा कि शायद कोई अच्छी खबर हो, लेकिन जो मिला वह एक ठंडा आदेश था। उसे तैयार रहने के लिए कहा गया कि आज रात ऑफिस से कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, प्रिया को कमरे से बाहर नहीं निकलना है, दिखना नहीं है और अपने पुराने कपड़ों और रसोई की महक के साथ सामने नहीं आना है। यह वाक्य सुनकर प्रिया चुप हो गई। उसके हाथ तह करना बंद हो गए। उसका सीना भारी हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे चले जाना चाहिए? इस सवाल ने उसके पति को गुस्सा दिला दिया। वह चिल्लाया। उसने कहा कि प्रिया को अपनी औकात पता नहीं है, रहने के लिए जगह दी है, फिर भी इतनी मांगे। उसने अपने सारे खर्च गिनाए। उसने कहा कि प्रिया कुछ नहीं कमाती। प्रिया खड़ी हो गई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने समझाने की कोशिश की कि वह पूरे घर का ख्याल रखती है, सब कुछ तैयार करती है, लेकिन उसकी सफाई नहीं सुनी गई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। प्रिया फर्श पर बैठ गई। आखिरकार आंसू बह निकले। यह कोई तेज रोना नहीं था, बल्कि धीमा और लंबा था। एक ऐसे व्यक्ति का रोना जिसने बहुत लंबे समय से सब कुछ सहा हो। दरवाजे के पीछे से मेहमानों की हंसी की आवाज आ रही थी। प्रिया ने अपने घुटनों को गले लगा लिया। रसोई से मसालों की महक अब भी आ रही थी। वह गंध अब एक अपमान के निशान की तरह महसूस हो रही थी। उसे छोटा, बेकार और अपने ही घर में त्यागा हुआ महसूस हुआ। उस रात प्रिया को एहसास हुआ कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। उसके पति का पद बढ़ गया था, लेकिन उसका दिल उसे कुचल रहा था। और प्रिया को नहीं पता था कि यह और भी क्रूर व्यवहार की बस शुरुआत थी। उस रात घर इतना तनावपूर्ण कभी महसूस नहीं हुआ था। हवा जैसे थम सी गई थी। प्रिया रसोई में खड़ी ठंडे हो चुके बर्तनों को देख रही थी। खाना किसी ने नहीं छुआ। मेहमान जा चुके थे। जो हंसी थोड़ी देर पहले लिविंग रूम में गूंज रही थी, वह गायब हो गई थी और एक चुभने वाली खामोशी छोड़ गई थी। उसके पति के कदमों की आहट पास आती सुनाई दी। यह कोई सामान्य चाल नहीं थी, बल्कि भारी और तेज थी। प्रिया ने धीरे से मुड़कर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक बुरा एहसास जो शाम से ही उसके सीने में बैठा हुआ था। उसका पति रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा कठोर था। उसके जबड़े भिंचे हुए थे। उसकी आंखें प्रिया को सिर से पांव तक ऐसे देख रही थीं जैसे किसी खराब सामान का मूल्यांकन कर रही हों। बिना किसी भूमिका के पहला वाक्य,
सीधे दिल पर लगा। प्रिया पर उसका नाम खराब करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि सिर्फ उसके खाने की गंध और देहाती कपड़ों की वजह से मेहमान असहज हो गए। ये शब्द जोर से कहे गए थे, इस बात की परवाह किए बिना कि घर के दरवाजे अभी भी खुले थे, इस बात की परवाह किए बिना कि आवाज बाहर तक जा सकती थी। प्रिया ने बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि मेहमान जा चुके हैं। उसने कहा कि वह कमरे से बाहर नहीं निकली। उसने कहा कि उसने सभी मांगों को पूरा किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस सफाई ने गुस्से को और भड़का दिया। उसका पति व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। उसने कहा कि प्रिया को अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। उसने कहा कि सिर्फ इस घर में खड़े रहने से ही वह शर्मिंदगी का कारण है। मसालों की गंध का फिर जिक्र किया गया। पुराने सलवार कमीज का फिर जिक्र किया गया। सब कुछ दोहराया गया, जैसे कि प्रिया के दिल का घाव अभी काफी गहरा नहीं था। प्रिया ने अपने हाथ में पकड़े एप्रन को मसल दिया। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। उसके पैरों ने जैसे ताकत खो दी थी। उसे लगा जैसे वह एक खाई के किनारे पर खड़ी है। पड़ोसियों ने दरवाजे के पीछे से झांकना शुरू कर दिया। चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बगल के घर की बत्ती जल गई, लेकिन उसके पति को कोई परवाह नहीं थी। उसने दरवाजा और चौड़ा खोल दिया। अगले वाक्य ने दुनिया को तोड़ दिया। उसे उसी रात जाने के लिए कहा गया, कल नहीं, बाद में नहीं, अभी। उसने कहा कि यह घर अब प्रिया जैसी शर्मनाक महिला के रहने लायक नहीं है। उसने कहा, बेहतर है कि तुम अपनी असलियत में लौट जाओ, उस निम्न जीवन में जो तुम्हारी रसोई की गंध से मेल खाता है। प्रिया चुप हो गई। ये शब्द इतने क्रूर थे कि उन्हें तुरंत समझना मुश्किल था। उसने अपने पति के चेहरे को देखा। उम्मीद कर रही थी कि यह सिर्फ एक पल का गुस्सा है। उसने धीमी आवाज में विनती की। उसने पूछा, मेरी क्या गलती है? उसने पूछा, ऐसा क्यों होना चाहिए? उस विनती ने कुछ भी नरम नहीं किया, बल्कि उसके पति को और भी अहंकारी बना दिया। उसने कहा कि यह सब प्रिया की गलती है। अगर प्रिया ढंग से तैयार हो सकती, मसालों की गंध नहीं आती, शर्मनाक कपड़े नहीं पहनती, तो यह सब नहीं होता। प्रिया रो पड़ी। उसका रोना फूट पड़ा। वह अनजाने में घुटनों पर बैठ गई। यह कोई नाटक नहीं था। उसका शरीर सच में खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने समय मांगा, रात में न निकाले जाने की विनती की, शांति से बात करने की गुहार लगाई, लेकिन जो मिला वह उसके कंधे पर एक कठोर धक्का था। इतना जोर से नहीं कि वह गिर जाए, लेकिन आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए काफी था। उसके पति ने उसे जल्दी से सामान पैक करने के लिए कहा। वह उसका चेहरा फिर नहीं देखना चाहता। कांपते हाथों से प्रिया कमरे में गई। उसने अलमारी खोली। उसमें साधारण चीजें थीं, कुछ पुराने कपड़े, कोई गहना नहीं, कोई कीमती सामान नहीं, सब कुछ अच्छा उसके पति की अलमारी में था। उसने वही कपड़े का थैला लिया जो वह आमतौर पर बाजार ले जाती थी। उसने कुछ कपड़े, एक पूजा की किताब और एक पतला बटुआ डाला। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। लिविंग रूम में उसका पति हाथ बांधे खड़ा था। उसकी नजरें ठंडी थीं, जैसे वह किसी अजनबी के अपने घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो। प्रिया धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। हर कदम भारी लग रहा था। वह घर यादों से भरा था। जिन दीवारों को वह हर दिन साफ करती थी, जिस फर्श पर वह हर सुबह पोछा लगाती थी, वह कोना जहां वे कभी साथ हंसा करते थे, सब कुछ पीछे छूट गया बिना छुए। दरवाजे पर पहुंचकर प्रिया रुक गई। उसने एक बार फिर मुड़कर देखा। उसे थोड़ी सी दया, थोड़े से पछतावे की उम्मीद थी, लेकिन जो उसने देखा वह एक सपाट चेहरा था। उसके पति ने दरवाजा और चौड़ा खोल दिया। रात की हवा सीधे अंदर आ गई। गीली मिट्टी की गंध ठंडक के साथ मिली हुई थी। उसने प्रिया को बाहर जाने के लिए कहा। कुछ पड़ोसी पहले से ही घर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें यह सब देखकर फैल गईं। कोई फुसफुसा रहा था, किसी ने अपना मुंह ढंक लिया। प्रिया को शर्म महसूस हुई, लेकिन उससे ज्यादा वह टूट चुकी थी। वह बाहर निकली। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने कपड़े का थैला कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही उसने गली की सड़क पर कदम रखा, घर का दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। वह आवाज एक हथौड़े की तरह उसके सीने पर लगी। कोई विदाई नहीं, कोई आखिरी मौका नहीं, कोई न्याय नहीं। प्रिया एक धुंधली स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। लोग दया और आश्चर्य की मिलीजुली भावनाओं से देख रहे थे, लेकिन किसी ने पास आने की हिम्मत नहीं की। वह दूर चली गई। उस घर से दूर हर कदम उसके जीवन का एक हिस्सा उखाड़ने जैसा महसूस हो रहा था।
मसालों की गंध अब भी उसके कपड़ों से आ रही थी। अब वह गंध सड़क की धूल और रात की ठंडक के साथ मिल गई थी। गली के कोने हिस्सा में पर प्रिया रुक गई। उसने एक बार फिर उस घर की ओर मुड़कर देखा। उसकी बत्तियां बुझ चुकी थीं, जैसे कि वह वहां कभी थी ही नहीं। उस रात प्रिया बिल्कुल अकेली थी। कोई मंजिल नहीं, कोई घर नहीं, बस एक कपड़े का थैला, एक गहरा घाव और अपने जीवन के बारे में एक बड़ा सवाल था जिसे अभी अभी नष्ट कर दिया गया था। प्रिया बिना किसी स्पष्ट दिशा के चलती रही। शहर की सड़कें उस रात भीड़ भरी थीं, लेकिन ठंडी महसूस हो रही थीं। गाड़ियों की रोशनी तेजी से गुजर रही थी। किसी को भी हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला लिए हुए महिला की परवाह नहीं थी। उसका शरीर थका हुआ था, उसके पैर दुख रहे थे, लेकिन वह चलती रही, क्योंकि रुकना और भी डरावना लग रहा था। वह आखिरकार एक बस टर्मिनल पर पहुंची। देर रात होने के बावजूद वह जगह अभी भी जीवंत थी। बसों के इंजन की आवाज, हॉर्न और कंडक्टरों की चीखें एक साथ मिल रही थीं। धुएं और पसीने की गंध नाक में चुभ रही थी। प्रिया एक किनारे पर खड़ी थी, उलझन में। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहां जाना चाहती है। वह एक ठंडी लंबी बेंच पर बैठ गई, कपड़े का थैला अपनी गोद में रख लिया, उसे सबसे कीमती चीज की तरह गले लगा लिया। उसकी आंखें फर्श को देख रही थीं, लेकिन उसका मन बहुत दूर भटक रहा था। वह घर जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था बार बार याद आ रहा था। जोर से बंद हुआ दरवाजा, उसके पति का ठंडा चेहरा, सब कुछ बिना रुके घूम रहा था। उसका पेट दर्द कर रहा था। उसने शाम से कुछ नहीं खाया था, लेकिन भूख की भावना सीने की घुटन से कम थी। उसने एक घूंट निगलने की कोशिश की, खुद को शांत करने की कोशिश की। उसके हाथ थैले के कपड़े को तब तक मसलते रहे जब तक वह सिकुड़ न गया। उसके आसपास लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई हंस रहा था, कोई कुर्सी पर सो रहा था, कोई बस के देर से आने पर गुस्सा था। प्रिया को भीड़ के बीच अजनबी महसूस हुआ, जैसे वह अदृश्य हो। रात की हवा ने उसे कंपा दिया। उसने खुद को गले लगा लिया। जो सलवार कमीज उसने पहना था वह पतला महसूस हो रहा था। मसालों की गंध अब भी थी, बस टर्मिनल की गंध के साथ मिली हुई। उस गंध ने उसे पुराने घर की छोटी रसोई की याद दिला दी। सुबह सुबह खाना पकाने में व्यस्त, प्याज काटते हुए जब तक आंखें जलने न लगें। यह सब उस व्यक्ति के लिए था जिसने अब उसे निकाल दिया था। आखिरकार आंसू बह निकले। यह कोई तेज रोना नहीं था, बस एक धीमी धार थी जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे, उसकी सांसें रुक रही थीं। उसने सिर झुका लिया ताकि किसी का ध्यान न खींचे। पुरानी यादें उभरने लगीं। शादी का पहला दिन, एक छोटा सा किराए का घर। वे साधारण भोजन के साथ चावल खाते थे, लेकिन खुशी से हंसते थे। उस समय उसके पति ने प्रिया का हाथ पकड़ा था, देखभाल करने का वादा किया था, कभी न छोड़ने का वादा किया था। वह वादा अब किसी और की कहानी जैसा लग रहा था। प्रिया ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना चेहरा पोंछा। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने तार्किक रूप से सोचने की कोशिश की। उसे आज रात टिकना होगा। कल वह कोई रास्ता निकाल सकती है, पता नहीं कहां, शायद किसी पुरानी जगह पर जो उसने बहुत समय से नहीं देखी थी। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन साम छोर में एक परिमा तार्किक तरपर में स्क्रीन के कोने में एक छोटी सी दरार थी। उसने संपर्क सूची खोली। उसकी उंगली कुछ नामों पर रुकी, पड़ोसी, पुराने दोस्त। लेकिन वह हिचकिचाई, शर्मिंदा हुई, परेशान करने से डर गई। आखिरकार उसने फोन वापस बंद कर दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। टर्मिनल शांत होने लगा। कुछ आखिरी बसें चली गईं, आवाजें दुर्लभ हो गईं। प्रिया ने अपनी पीठ बेंच पर टिकाई, टर्मिनल की गंदी छत को देखने लगी। उसकी आंखें भारी महसूस हो रही थीं, लेकिन उसने गहरी नींद सोने की हिम्मत नहीं की। डर था कि उसका सामान चोरी हो जाएगा, डर था कि कुछ हो जाएगा। सामने की बेंच पर एक बूढ़ी औरत अपने बैग को गले लगाए सो रही थी। दूसरे कोने में एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सो रहा था। उस दृश्य ने प्रिया का सीना और भी भारी कर दिया। उसे बहुत अकेला महसूस हुआ। उसे अपने माता पिता की याद आई। उसे घर गए बहुत समय हो गया था। इसलिए नहीं कि उसे याद नहीं आती थी, बल्कि इसीलिए कि उसने एक स्वतंत्र जीवन चुना था। वह साबित करना चाहती थी कि शादी करने का उसका चुनाव कोई गलती नहीं थी। अब उसका मन अपनी मां के कोमल चेहरे और अपने पिता के बारे में घूम रहा था, जो कम बोलते थे लेकिन ध्यान रखते थे।
लेकिन डर ने उसके अब तक अपनी एक मंगर के बाद करते थे जो कम मारान कदमों को रोक दिया। असफल माने जाने का डर, अपने माता पिता को दुखी करने का डर। उसने एक गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके फेफड़ों में चली गई, जिससे उसका सीना थोड़ा हल्का हो गया। कुछ घंटे बीत गए। सूरज अभी नहीं निकला था, लेकिन आसमान का रंग बदलने लगा था। टर्मिनल धीरे धीरे फिर से व्यस्त होने लगा। एक कॉफी विक्रेता घूम रहा था। गर्म कॉफी की महक फैल गई। प्रिया ने देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसका पेट और भी दर्द करने लगा। वह आखिरकार खड़ी हुई और धीरे धीरे सार्वजनिक वॉशरूम की ओर चली गई। उसने अपना चेहरा धोया। ठंडे पानी ने उसकी त्वचा को छुआ, जिससे वह थोड़ी तरोताजा महसूस करने लगी। उसने धुंधले आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। सूजी हुई आंखें, पीला चेहरा, उलझे बाल। उसने लगभग खुद को नहीं पहचाना। प्रिया बेंच पर वापस आ गई। अब वह सीधी बैठी थी। एक छोटा सा निर्णय बनने लगा था। वह ऐसे ही नहीं रह सकती। उसे आगे बढ़ना होगा। उसे टिकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपना बटुआ निकाला। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक यात्रा के लिए पर्याप्त थे। कहां? उसे अभी यकीन नहीं था, लेकिन एक नाम उसके दिमाग में लगातार आ रहा था। एक ऐसी जगह जिसे उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। एक ऐसी जगह जो यादों से भरी थी, लेकिन संभावनाओं से भी। प्रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपना चेहरा पोंछा, एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें खोलीं। एक भारी थकान अभी भी थी, लेकिन उसके पीछे एक बची हुई ताकत थी जो अभी बुझी नहीं थी। वह टर्मिनल उसके आंसुओं का गवाह बन गया। वह जगह जहां वह सबसे नीचे गिरी थी, लेकिन बिना उसे पता चले उसी ठंडी बेंच पर उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक बिल्कुल नई दिशा में बढ़ने लगी थी। सुबह धीरे धीरे टर्मिनल पर फैल गई। सूरज की रोशनी छत के दरारों से छनकर गंदे फर्श पर पड़ रही थी। प्रिया बहुत देर तक बैठने के बाद अकड़े हुए शरीर के साथ खड़ी हुई। उसकी पीठ में दर्द था, उसका सिर भारी था, लेकिन एक निर्णय था जिसे अब टाला नहीं जा सकता था। वह टिकट काउंटर पर गई, बचे हुए पैसों से एक टिकट खरीदा। आखिरी नोट देते समय उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। क्लर्क ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। प्रिया बस में चढ़ी और खिड़की के पास एक सीट चुन ली। इंजन चालू हो गया। उसकी भारी आवाज जैसे उसके भरे हुए विचारों का साथ दे रही हो। बस चल पड़ी। टर्मिनल पीछे छूट गया। जो शहर कल रात क्रूर लग रहा था, अब पीछे रह गया था। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। घर बदल गए, पेड़ तेजी से गुजर गए। उसने अपने कपड़े का थैला गले लगाया, अपना माथा ठंडे कांच पर टिका दिया। यात्रा में पुरानी यादें फिर से उभर आईं, लेकिन इस बार अलग थीं। उसके पति के बारे में नहीं, खोए हुए घर के बारे में नहीं, बल्कि उस बचपन के बारे में जिसे उसने बहुत पहले दफन कर दिया था। एक बड़े घर के बारे में जिसमें एक विशाल आंगन था। अपने पिता के बारे में जो हमेशा सुबह एक सलीकेदार सूट पहनकर निकलते थे। अपनी मां के बारे में जो सख्त लेकिन गर्मजोशी से भरी थी। उस विशाल लिविंग रूम के बारे में जहां वह शायद ही कभी जाती थी, क्योंकि उसे विलासिता से मेल नहीं खाता महसूस होता था। प्रिया ने एक सांस ली। पहले उसने जाने का फैसला किया था। उसने एक साधारण जीवन चुना था। वह अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहती थी, अपने परिवार के नाम पर नहीं। उसने प्यार के लिए शादी की थी, अतीत से कुछ भी लाए बिना। यहां तक कि उसके पति को भी कभी पता नहीं चला कि वह वास्तव में कौन थी। बस घंटों तक चलती रही। प्रिया थोड़ी देर के लिए सो गई, सड़क के झटके से जाग गई। उसका पेट फिर से दर्द करने लगा। उसने धीरे धीरे पानी पिया, भूख को दबाते हुए। जब बस अपनी मंजिल पर रुकी तो उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। यह शहर अपरिचित और परिचित दोनों लग रहा था। हवा अलग थी, शांत थी। प्रिया नीचे उतरी, धीरे धीरे चली, चारों ओर देखने लगी। वह एक बड़े काले रंग के गेट के सामने काफी देर तक खड़ी रही। गेट कसकर बंद था। एक गार्ड द्वारा पहरा दिया जा रहा था। उसके पीछे की इमारत शानदार लग रही थी। यह वह जगह थी जिससे वह अब तक बचती रही थी। उसने अपने थैले का पट्टा मसल दिया। एक डर था जो उसके कदमों को रोक रहा था। पूछे जाने का डर, न्याय किए जाने का डर, एक असफल व्यक्ति के रूप में घर लौटने का डर। लेकिन थकान और घाव ने उसे आगे बढ़ाया। गार्ड के पूछने पर उसने धीमी आवाज में अपना नाम बताया। गार्ड का चेहरा आश्चर्य से बदल गया। उसने प्रिया को सिर से पांव तक संदेह से देखा, लेकिन अपने हाथ में पकड़े डिवाइस के माध्यम से एक संक्षिप्त संचार के बाद गेट धीरे धीरे खुल गया। प्रिया अंदर चली गई। हर कदम भारी लग रहा था। एक विशाल आंगन फैला हुआ था।
बड़े पेड़ करीने से खड़े थे। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, बस वह बदल गई थी। मुख्य दरवाजा खुला, एक अधेड़ उम्र की महिला वहां खड़ी थी। प्रिया को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं। उस महिला ने उसे सीधे कसकर गले लगा लिया। रोना फूट पड़ा। प्रिया ने अपना चेहरा अपनी मां के कंधे पर टिका दिया। जो आंसू उसने अब तक रोके रखे थे, वे बिना रुके बह निकले। उसका शरीर कांप रहा था। उसके पैर लगभग खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ रखा था। प्रिया के मैले कपड़ों की परवाह किए बिना, उस पर लगी गंध की परवाह किए बिना। जो उसने देखा वह उसकी बेटी थी, जो घावों के साथ घर लौटी थी। उसके पिता अंदर से निकले। उनका आमतौर पर सख्त रहने वाला चेहरा बदल गया। वह पास आए, प्रिया को देर तक देखते रहे। कोई गुस्सा नहीं, आपको मार कार वीबी काप अंदर से लगा। कोई कठोर सवाल नहीं, बस कंधे पर एक स्पर्श जिसने प्रिया का सीना फिर से भारी कर दिया। वे बड़े लिविंग रूम में बैठे। प्रिया ने सब कुछ शुरू से बताया, शादी से, साधारण जीवन से, अपने पति के बदलाव से लेकर उस रात निकाले जाने तक। उसकी आवाज अक्सर रोने से रुक जाती थी, लेकिन उसने खुद को कहानी सुनाते रहने के लिए मजबूर किया। उसकी मां ने अपना मुंह ढंक लिया। आंसू बिना आवाज के गिर रहे थे। उसके पिता चुप थे। उनका जबड़ा कस गया था। उनके हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बंध गए थे। भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। भले ही उसने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने खत्म करने के बाद सिर झुका लिया। उसे शर्म महसूस हुई, असफल महसूस हुआ। उसने इस हाल में लौटने के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि वह परेशान करने का इरादा नहीं रखती थी। उसकी मां ने जोर से सिर हिलाया। उसने प्रिया के बालों को सहलाया, कहा कि यह घर हमेशा खुला है, कि खून कभी नहीं बदलता, कि घर लौटने में कभी देर नहीं होती। उसके पिता ने आखिरकार बात की। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने कहा कि प्रिया गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक साधारण जीवन चुनना उसका अधिकार था, लेकिन खुद को रौंदे जाने देना एक ऐसा विकल्प नहीं था जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अगले दिन तेजी से बीत गए। प्रिया की देखभाल की गई। उसे खाना खिलाया गया। उसे साफ कपड़े दिए गए। उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे, भले ही निशान अभी भी दिल में महसूस हो रहे थे। एक सुबह उसके पिता उसे एक ऊंची इमारत में ले गए। एक ऐसी इमारत जिसका नाम वह अब तक टालती रही थी, परिवार का व्यवसाय। वह जगह जिसे उसने बिना बताए छोड़ दिया था। प्रिया लॉबी में खड़ी थी, सलीकेदार सूट में गुजरते लोगों को देख रही थी। उसे फिर से अजनबी महसूस हुआ, लेकिन इस बार अलग था। उसके सीने में एक नई ताकत थी। मीटिंग रूम में उसके पिता के प्रवेश करते ही वरिष्ठ अधिकारी खड़े हो गए। उनकी नजरें प्रिया पर थीं। कुछ हैरान लग रहे थे। प्रिया का नाम लिया गया, उसकी स्थिति बताई गई। उन चेहरों पर सम्मान आ गया। तभी प्रिया को एहसास हुआ कि जिस रहस्य को उसने अब तक छिपा रखा था, वह अब खुल गया है। जिस जीवन को उसने छोड़ा था, वह वास्तव में गया नहीं था। वह बस समय का इंतजार कर रहा था कि वह एक ऐसे तरीके से वापस आए जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। और उसी समय बहुत दूर दूसरे शहर में कोई जिसने उसे निकाला था, वह अभी भी जीत महसूस कर रहा था, बिना यह जाने कि जीवन का पहिया एक ऐसी दिशा में घूमना शुरू हो गया है जो सब कुछ हिलाकर रख देगा। उस घर में शुरुआती दिन प्रिया के लिए अजीब थे। वह एक बड़े कमरे में मुलायम बिस्तर पर सोकर उठती, लेकिन उसका शरीर अभी भी वैसा ही अकड़ा हुआ था जैसे वह टर्मिनल की बेंच पर सोई हो। हर सुबह सूरज की रोशनी एक बड़ी खिड़की से अंदर आती, उस कमरे को रोशन करती जिसमें वह लंबे समय से नहीं रही थी। मसालों की गंध अब नहीं थी, बस एक साफ और शांत सुगंध बची थी। लेकिन उसके सीने में वह घाव अभी पूरी तरह से भरा नहीं था। वह अक्सर धड़कते दिल के साथ उठ जाती। जोर से बंद हुए दरवाजे की छवें अचानक सामने आ जाती। उसके पति की आवाज की धुन साफ सुनाई देती। अपमानजनक शब्द अभी भी कानों में गूंजते महसूस होते। प्रिया बिस्तर के किनारे बैठती, एक गहरी सांस लेती, खुद को शांत करने की कोशिश करती। उसकी मां हमेशा सुबह सुबह नाश्ता लेकर आती, उसके बगल में बैठती, ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही प्रिया को अकेला महसूस न कराने के लिए काफी थी। कभी कभी उसकी मां धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाती, जैसे बचपन में जब प्रिया साइकिल से गिर जाती थी। उसका पिता ज्यादा चुप रहता था, लेकिन जब भी वह प्रिया को देखता, एक दबा हुआ गुस्सा होता। प्रिया पर नहीं, बल्कि उस दुनिया पर जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। उसने प्रिया को फिर से कहानी सुनाने के लिए कभी मजबूर नहीं किया। वह जानता था
कि वह घाव अभी दोबारा खोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रिया को घर से बाहर ले जाया जाने लगा। शुरू में बस आंगन में टहलना, फिर पीछे के बगीचे में। ताजी हवा ने उसके विचारों को थोड़ा साफ करने में मदद की। उसका शरीर मजबूत होने लगा। उसका चेहरा पहले दिन जैसा पीला नहीं था। एक दोपहर उसके पिता ने उसे अपने स्टडी रूम में बैठने के लिए बुलाया। वह कमरा किताबों की अलमारियों और पुरानी तस्वीरों से भरा था। दीक्षांत समारोह के समय प्रिया की एक तस्वीर थी जिसमें वह टोपी के साथ खुलकर मुस्कुरा रही थी। प्रिया उस तस्वीर के सामने एक पल बनाने के लिए जार पाटकू हुआ है के लिए रुकी। वह लगभग अपना आत्मविश्वास से भरा चेहरा भूल चुकी थी। उसके पिता ने उसे बैठने के लिए कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उसने पूछा कि प्रिया की आगे की क्या योजना है। यह आदेश देने वाला लहजा नहीं था, बल्कि सोचने के लिए आमंत्रित करने वाला था। इस सवाल ने प्रिया को चुप करा दिया। उसने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कहा कि उसे अभी नहीं पता। उसने कहा कि उसका मन अभी भी उलझा हुआ है। उसे अभी भी छोटा और बेकार महसूस होता है। उसे उस दुनिया में लौटने से डर लगता है जिसे उसने एक बार छोड़ दिया था। उसके पिता ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा कि डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक छिपने से घाव और भी सड़ जाएगा। उसने याद दिलाया कि प्रिया में क्षमता है, शिक्षा है, अनुभव है, भले ही उसे अब तक महत्व नहीं दिया गया हो। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसके हाथ अपनी आस्तीन का कोना मसल रहे थे। वे शब्द धीरे धीरे अंदर गए, उस संदेह की दीवार को तोड़ते हुए जिसे उसने अब तक बनाया था। अगले दिनों में प्रिया को परिवार के व्यवसाय को फिर से जानने के लिए ले जाया जाने लगा। सीधे एक मुलायम कुर्सी पर नहीं बिठाया गया, बल्कि उसे चारों ओर घुमाया गया। प्रक्रिया को देखते हुए, रिपोर्ट सुनते हुए, उन लोगों से मिलते हुए जो उसे पहले मालिक की बेटी के रूप में जानते थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। कुछ चेहरे उसे वापस देखकर हैरान हुए। कोई गर्मजोशी से मुस्कुराया, कोई अजीब था, लेकिन किसी ने उसे कम नहीं आंका। इससे प्रिया को थोड़ी राहत मिली। एक कमरे में उसने कर्मचारियों को गंभीरता से काम करते देखा। उनके चेहरे एकाग्र थे। प्रिया को शादी की शुरुआत में काम करते समय की अपनी याद आ गई, जब उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं और सपने थे। इससे पहले कि वह घर के लिए सब कुछ छोड़ देती, वह भावना फिर से उभर आई। गुस्सा नहीं, बदला नहीं, बल्कि खुद के लिए एक तड़प। उसकी मां ने उससे अतीत के बारे में, प्रिया के घर छोड़ने के फैसले के बारे में और खुलकर बात करना शुरू कर दिया। उसकी मां ने स्वीकार किया कि वह पहले निराश थी, लेकिन अब प्रिया की हालत देखकर वह सब कुछ एक सुरक्षात्मक भावना में बदल गया था। प्रिया फिर से रोई, लेकिन इस बार अलग था। उसका रोना हल्का था, जैसे एक पुराना बोझ उतार रही हो। एक शाम उसके पिता ने उसे एक छोटी मीटिंग रूम में बुलाया। बस वे दोनों थे। उसके पिता ने कहा कि कंपनी एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। उसे नवीनीकरण की एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। उसने पूछा कि क्या प्रिया मदद करने को तैयार है। प्रिया हैरान रह गई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि वह अभी इसके लायक नहीं है। उसे लगा कि वह अभी तैयार नहीं है। लेकिन उसके पिता ने जोर नहीं दिया। उसने कहा कि यह कोई आदेश नहीं है, यह एक अवसर है अगर प्रिया चाहे तो। उस रात प्रिया सो नहीं सकी। उसने उस प्रस्ताव के बारे में सोचा। उसने अपने पति के बारे में सोचा, जिस तरह से उसे नीचा दिखाया गया, जिस तरह से उसे बेकार समझा गया। फिर उसने अपने बारे में सोचा। एक बड़े घर में बैठी, विश्वास दिया गया, उठने के लिए जगह दी गई। उसके दिल में कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हिलने लगा। अगले दिन प्रिया ने छोटी बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। शुरू में वह सिर्फ सुनती थी, लेकिन जब चर्चा विपणन और कंपनी की छवि के मुद्दों पर आई तो उसने बात की। उसकी आवाज अभी भी धीमी थी, लेकिन उसकी बातें तीखी थीं। घर संभालने का उसका अनुभव, छोटे वित्त का प्रबंधन, आम लोगों की जरूरतों को समझना प्रासंगिक निकला। कुछ लोगों ने मुड़कर देखा, किसी ने नोट किया, किसी ने सिर हिलाया। प्रिया ने एक पुरानी अनुभूति महसूस की, सराहे जाने की अनुभूति। हर अगले दिन प्रिया और भी शामिल होती गई। उसने फिर से सीखा। उसने रात तक रिपोर्ट पढ़ी। उसने सवाल पूछे। उसने चर्चा की। उसकी थकान रसोई की थकान से अलग थी। यह थकान संतुष्टि देती थी। उसकी उपस्थिति बदलने लगी, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह खुद का सम्मान करना चाहती थी। उसके बाल संवारे गए। उसके कपड़े साधारण लेकिन साफ थे। मसालों की गंध बहुत पहले चली गई थी। उसकी जगह एक हल्के साबुन की सुगंध ने ले ली थी, बिना उसे पता चले।
जिस घर को उसने एक बार छोड़ दिया था अब वह जगह बन गया था जहां उसने खुद को फिर से पाया। जिस घर को उसने एक बार अपना नहीं माना था वह अब और भी सीधा खड़ा होने के लिए एक आधार बन गया था और उन शानदार दीवारों के पीछे प्रिया का संकल्प बनने लगा था। उसे अभी नहीं पता था कि उसके कदम उसे कितनी दूर ले जाएंगे, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह अब किसी को भी अपने आत्मसम्मान को कुचलने नहीं देगी। उस सुबह प्रिया सामान्य से अधिक देर तक आईने के सामने खड़ी रही, खुद की प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह दिन का सामना करने के लिए तैयार है। एक हल्के रंग की सादी कमीज उसके शरीर पर करीने से बैठी थी, बाल सादगी से संवारे हुए थे, उसके चेहरे पर अभी भी थकान के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें अब अलग थीं। एक नया ध्यान था। वह दृढ़ कदमों से अपने कार्यालय की ओर बढ़ी। यह किसी ऐसे व्यक्ति के कदम नहीं थे जो प्रशंसा चाहता हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के थे जो जानता था कि उसका एक लक्ष्य है। उसकी मेज पर पहले से ही फाइलों का ढेर लगा हुआ था, बिक्री रिपोर्ट, रणनीति के नोट्स, बैठकों के सारांश। यह सब उसने पिछले कुछ दिनों से खुद व्यवस्थित किया था। कंपनी में दिन और भी व्यस्त हो गए थे। प्रिया अब सिर्फ सुनती नहीं थी, वह पूरी तरह से शामिल थी। वह तीखी चर्चाओं में हिस्सा लेती थी, वह आलोचना स्वीकार करती थी, वह डेटा के साथ जवाब देती थी। हर निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाता था, वह तेजी से सीख रही थी, जैसे कि जो समय पहले खो गया था उसे अब बिना रुके पूरा किया जा रहा हो। लेकिन वह घाव अभी पूरी तरह से भरा नहीं था। कभी कभी बैठकों के बीच उसका मन भटक जाता, उसके पति का चेहरा अचानक सामने आ जाता, अपमानजनक लहजा, मसालों की गंध जिसे नीचा दिखाने का बहाना बनाया गया था। उस समय उसका सीना फिर से भारी हो जाता। प्रिया ने उस याद से भागने का फैसला नहीं किया, उसने उसका सामना किया। उसने उस दर्द को एक याद दिलाने वाला बनने दिया, बोझ नहीं। जब भी उसे संदेह होता, उसे टर्मिनल की रात याद आती, ठंडी बेंच, भूखा पेट, बिना आवाज के रोना। उस याद ने उसे शून्य पर वापस न जाने के लिए प्रेरित किया। एक दोपहर बैठक कक्ष में एक गर्मा गर्म बहस हुई। एक वरिष्ठ प्रबंधक ने कंपनी की छवि बदलने के बारे में प्रिया के विचार पर संदेह किया। उसकी आवाज का लहजा तीखा था, प्रिया के अनुभव को कम आंकने वाला लग रहा था। कमरा अचानक शांत हो गया। सभी की आंखें प्रिया पर थीं। पहले शायद वह चुपचाप सिर झुका लेती, लेकिन अब उसने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उसने एक एक करके अपने कारणों को समझाया। उसने डेटा, क्षेत्र के अनुभव और बाजार की वास्तविक जरूरतों को जोड़ा। कोई अत्यधिक भावना नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, बस एक विश्वास जो ठोस तैयारी से पैदा हुआ था। वह प्रबंधक आखिरकार चुप हो गया। कुछ लोगों ने सिर हिलाया। मेज के कोने पर बैठे उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। शाम को प्रिया कार्यालय की बालकनी में अकेली बैठी थी। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थकान ने उसे घेर लिया, लेकिन यह वह थकान नहीं थी जो हार मानने पर मजबूर कर दे। इस थकान ने उसे जीवित महसूस कराया। उसका फोन बजा। एक नाम जो लंबे समय से नहीं दिखा था अब फिर से सामने आया, उसका पति। प्रिया ने बिना तुरंत संदेश खोले स्क्रीन को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि देर सबेर यह पल आएगा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर संदेश खोला। यह संक्षिप्त था। एक ठंडा लहजा हालचाल पूछ रहा था कि वह अब कहां है। कोई माफी नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। यह खुशी की मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक कड़वी मुस्कान थी। उसने जवाब नहीं दिया। उसने फोन लॉक किया और उसे अपने बैग में रख लिया। पहली बार उसे लगा कि उसके पास नियंत्रण है। दिन बीतते गए। प्रिया का नाम कंपनी के अंदर जाना जाने लगा। परिवार की हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि काम के नतीजों की वजह से उसे एक महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व करने का भरोसा दिया गया। एक ऐसी परियोजना जो कंपनी की भविष्य की दिशा तय करेगी। दबाव हर तरफ से आया। समय कम था, लक्ष्य ऊंचे थे, लेकिन प्रिया उस दबाव में और भी निखर गई। उसने अनुशासन के साथ एक टीम का प्रबंधन किया। उसने सुझाव सुने। जरूरत पड़ने पर वह सख्त थी। उसकी रातें काम और पढ़ाई में बीतीं। कभी कभी वह देर से घर लौटती। उसकी मां अक्सर गर्म चाय के साथ इंतजार करती। उसके पिता बस संक्षेप में पूछते कि क्या वह ठीक है। वह समर्थन सरल लेकिन मजबूत था। एक रात जब भारी बारिश हो रही थी, प्रिया अपने कार्यालय में अकेली बैठी थी। मंद रोशनी,
उसने एक पुरानी नोटबुक खोली। सपनों की एक सूची जो उसने शादी से पहले लिखी थी, नेतृत्व करने के बारे में, प्रभाव डालने के बारे में, इस बात के लिए सम्मानित होने के बारे में कि वह कौन है, न कि उसके पिता कौन है, बल्कि उसने क्या किया है। आंसू गिर पड़े, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह राहत के आंसू थे, जैसे उसने अपने एक लंबे समय से खोए हुए हिस्से को फिर से पा लिया हो। उसका फोन फिर से बजा। उसी नंबर से एक नया संदेश आया। इस बार लहजा बदल गया था। मिलने का अनुरोध था, पछतावा जताने वाला एक वाक्य था। भले ही यह अभी भी अहंकार में लिपटा हुआ था, प्रिया ने धीरे धीरे पढ़ा। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। उसे डर नहीं लगा, उसे खुशी भी नहीं हुई, बस सपाट। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद जिस परियोजना का वह नेतृत्व कर रही थी, उसने ठोस परिणाम दिखाए। आंकड़े बढ़े, कंपनी की प्रतिष्ठा में सुधार हुआ। निदेशक मंडल ने एक विशेष बैठक की। प्रिया का नाम बार बार लिया गया। एक बड़ा फैसला लिया जाना था। प्रिया उस कमरे में सीधी पीठ के साथ बैठी थी। उसने अपने पिता को पुनरुद्धार के बारे में, भविष्य के बारे में, विश्वास के बारे में बात करते सुना। वे शब्द उसकी कड़ी मेहनत की स्वीकारोक्ति की तरह बह रहे थे। बैठक समाप्त होने पर उसके पिता ने प्रिया को देर तक देखा। उसने कहा कि घावों को हमेशा भूलकर ठीक नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी घाव ही आगे बढ़ने के लिए ईंधन बन जाते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके अंदर महत्वाकांक्षा अब कोई गंदा शब्द नहीं था। महत्वाकांक्षा अब सीधा खड़ा होने का एक उपकरण बन गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे फिर कभी रौंदा नहीं जाएगा। और दूर कोई बेचैन होने लगा था। जिस करियर पर कभी गर्व किया जाता था, वह डगमगाने लगा था। प्रिया का नाम धीरे धीरे उस दुनिया में सुनाई देने लगा था जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। अनजाने में भाग्य का पहिया घूम चुका था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उस सुबह, मां क्या कमाल है, वो सुबह मुख्य बैठक कक्ष तनावपूर्ण माहौल से भरा हुआ था। कुर्सियां पूरी तरह से भरी हुई थीं। गंभीर चेहरे उस फैसले का इंतजार कर रहे थे जो पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रिया एक कुर्सी पर शांत बैठी थी। उसकी पीठ सीधी थी। उसके हाथ मेज पर आपस में जुड़े हुए थे। कोई दिखावटी गहना नहीं, कोई अत्यधिक श्रृंगार नहीं, बस एक शांति जो तैयारी से पैदा हुई थी। उसके पिता ने सपाट आवाज में बैठक शुरू की। उन्होंने बदलते समय के बारे में बात की, उस कंपनी के बारे में जो पुराने तरीकों से नहीं चल सकती, एक ऐसे नेता की जरूरत के बारे में जो आंकड़ों और इंसानों दोनों को समझे। उनका हर वाक्य एक ऐसे बिंदु की ओर इशारा कर रहा था जिसका अभी तक उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ जोड़ी आंखें प्रिया की ओर मुड़ी। कोई उत्सुक था, कोई संशय में था, किसी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। प्रिया ने उन नजरों को महसूस किया, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। उसने सीधी नजरों से जवाब दिया। जब अंत में प्रिया का नाम लिया गया तो कमरा शांत हो गया। फैसला बिना किसी नाटकीयता के घोषित किया गया, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। प्रिया को सर्वोच्च परिचालन पद पर नियुक्त किया गया। सीईओ, जो कंपनी की भविष्य की दिशा का संचालन करेगी। कुछ लोगों ने गहरी सांस ली, कोई हल्की सी मुस्कुराया, किसी ने सिर हिलाया और किसी ने अपनी भावनाओं को दबा लिया। प्रिया ने यह सब जैसे दूर से सुना। उसका सीना कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के कारण। वह खड़ी हुई और एक संक्षिप्त धन्यवाद दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने केवल कड़ी मेहनत करने, आलोचना के लिए खुला रहने और अखंडता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उसके शब्द सरल थे, लेकिन दिशा से भरे हुए थे। बैठक समाप्त हो गई। लोग हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। हर तरफ से बधाइयां आने लगी। प्रिया ने एक संयमित मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके अंदर टर्मिनल, ठंडी बेंच, मसालों की गंध और जोर से बंद हुए दरवाजे की एक त्वरित झलक थी। यह सब अब दूर लेकिन वास्तविक लग रहा था। यह खबर तेजी से फैल गई। व्यापार मीडिया ने संक्षिप्त लेकिन तीखे शब्दों में लिखा, मालिक के परिवार की एक युवा सीईओ जो लंबे समय से गायब थी, अब ठोस काम के नतीजों के साथ सामने आई है। प्रिया की तस्वीर छपी, सलीकेदार, शांत, प्रभावशाली। दूसरे शहर में किसी ने माथे पर शिकन के साथ यह खबर पढ़ी। उसके हाथ फोन को मसल रहे थे। प्रिया का नाम चुभने वाला लगा। उसने दोबारा पढ़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह गलत नहीं है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। निकाले जाने की रात की याद बिना बुलाए आ गई।
उसके कार्यालय में माहौल पहले जैसा सुंदर नहीं था। कुछ परियोजनाएं समस्याग्रस्त थीं। ग्राहक संदेह करने लगे थे। ऊपर से दबाव आ रहा था। प्रिया की कंपनी का नाम बैठकों में सफलता के उदाहरण के रूप में लिया जाता था। जब भी ऐसा होता, उसका सीना गर्म हो जाता। प्रिया को यह सब विस्तार से नहीं पता था। वह बहुत व्यस्त थी। उसके दिन बैठकों, क्षेत्र के दौरों और महत्वपूर्ण निर्णयों से भरे हुए थे। उसने दृढ़ता और सुनने के बीच संतुलन बनाना सीखा। वह डांटने से नहीं हिचकिचाती थी, लेकिन उसने चर्चा के लिए दरवाजा भी बंद नहीं किया। एक दिन उसने एक पुराने कारखाने का दौरा किया जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। उसने श्रमिकों से बात की, शिकायतें सुनी, प्रक्रिया का अवलोकन किया। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और सीधे देखने के लिए शामिल हो गई। इस रवैये ने कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने एक ऐसा नेता देखा जो सिर्फ आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि उपस्थित रहने के लिए था। व्यस्तता के बीच उसका फोन फिर से बजा। उसी नंबर से लगातार संदेश आने लगे। अब लहजा नाटकीय रूप से बदल गया था। पछतावा था, गलती की स्वीकारोक्ति थी, मिलने का अनुरोध था। प्रिया ने सरसरी तौर पर पढ़ा और फिर बिना जवाब दिए फोन रख दिया। उस रात वह थोड़ी देर से घर लौटी। उसकी मां भोजन कक्ष में इंतजार कर रही थी। गर्म चाय तैयार थी। वे आमने सामने बैठे। उसकी मां ने प्रिया को देर तक देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराई। उसने कहा कि उसे गर्व है, लेकिन उसे इस बात पर ज्यादा गर्व है कि प्रिया अभी भी विनम्र है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसने उस दिन के बारे में थोड़ा बताया, कठिन निर्णयों के बारे में, कभी कभी आने वाले डर के बारे में। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने दिल का ख्याल रखने की याद दिलाई। अतीत को बदले की भावना में कठोर न होने देना। प्रिया समझ गई। वह गंदे तरीके से बदला नहीं लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि न्याय अपने आप हो। कुछ हफ्ते बीत गए। एक प्रतिष्ठित व्यापार मंच से एक निमंत्रण आया। प्रिया का नाम मुख्य वक्ता के रूप में लिखा हुआ था। विषय था नेतृत्व और परिवर्तन। उसने सोच समझकर स्वीकार कर लिया। कार्यक्रम का दिन आ गया। एक बड़ा कमरा अधिकारियों से भरा हुआ था। तेज रोशनी, सलीकेदार मंच। प्रिया पर्दे के पीछे खड़ी थी, एक गहरी सांस ले रही थी। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह आगे बढ़ी। उसने बिना किसी स्क्रिप्ट के प्रक्रिया का सम्मान करने के महत्व के बारे में बात की। एक ऐसे नेतृत्व के बारे में जो रौंदता नहीं है। इस बारे में कि कैसे एक कार्य वातावरण किसी के मूल्यों को दर्शाता है। उसके शब्द दृढ़ता से बह रहे थे, बिना किसी को दोषी ठहराए। कुर्सियों की कतार में कोई अकड़ा हुआ बैठा था। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। जब प्रिया ने दर्शकों की ओर देखा तो उसने सिर झुका लिया। कोई जवाबी नजर नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं, बस एक छोटा सा एहसास जो उसे घेर रहा था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उपस्थित लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कुछ सीईओ पास आए, अपना परिचय दिया, सहयोग की पेशकश की। प्रिया का नाम ध्यान का केंद्र बन गया। उसने पेशेवर तरीके से स्वागत किया, उचित दूरी बनाए रखी। उस शाम जब वह मंच से उतरी तो प्रिया एक पल के लिए गलियारे में रुकी। उसने अपनी आंखें बंद की, एक सांस ली और फिर हल्की सी मुस्कुराई। यह किसी और पर जीत की मुस्कान नहीं थी, बल्कि खुद पर एक मुस्कान थी। वह जानती थी कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, चुनौतियां फिर से आएंगी। लेकिन एक बात निश्चित थी, वह अब कोने में कांपती हुई खड़ी महिला नहीं थी। वह अब उस जगह पर खड़ी थी जिसे उसने घाव और कड़ी मेहनत से बनाया था। और रोशनी की चकाचौंध के पीछे कर्म का पहिया घूमता रहा, सभी को उस बिंदु के करीब लाता रहा जिसके वे हकदार थे। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। भूरे आसमान नीचे लटक रहे थे, जिससे शहर का माहौल भारी लग रहा था। प्रिया कार की पिछली सीट पर बैठी गीली सड़क को देख रही थी। आज का एजेंडा व्यस्त था। कुछ कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें थीं जो रणनीतिक सहयोग स्थापित करना चाहती थीं। उनमें से एक वह कंपनी थी जहां उसका पूर्व पति काम करता था। वह नाम सूची में बिना किसी अतिरिक्त टिप्पणी के दिखाई दिया। पेशेवर ठंडक। प्रिया ने बार बार पढ़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका मन साफ है। उसने शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं मांगा। उसने बचने के लिए कोई बहाना भी नहीं ढूंढा। अगर यह होना ही था तो होने दो। बैठक की इमारत शानदार थी। संगमरमर के चमकदार फर्श के साथ एक विशाल लॉबी, सलीकेदार सूट पहने लोग इधर उधर घूम रहे थे। प्रिया कार से उतरी, शांत भाव से अंदर चली गई। उसका हर कदम दृढ़ था, कोई संदेह नहीं बचा था। प्रतीक्षा कक्ष में कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि पहले से ही मौजूद थे।
प्रिया ने संक्षेप में अभिवादन किया, हाथ मिलाया, पेशेवर मुस्कान का आदान प्रदान किया। वह मुख्य कुर्सी पर बैठी, फाइलें खोलीं, कंपनियों के प्रतीक्षा कक्ष में नोट्स की जांच की। उसका ध्यान बना रहा। कमरे का दरवाजा खुला, कुछ लोग एक साथ अंदर आए। उनके बीच एक ऐसा चेहरा था जिसे प्रिया ने तुरंत पहचान लिया। भले ही उसने उसे इतने करीब से बहुत समय से नहीं देखा था, उसका पूर्व पति सबसे पीछे चल रहा था। उसका चेहरा तनावपूर्ण था, उसके कदम हिचकिचा रहे थे। ये तनावपूर्ण में इस पत्ता किसके तुरह। उसकी आंखें तुरंत सामने बैठी प्रिया की आकृति पर टिक गईं। वह एक सेकंड के लिए रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ थोड़े खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को मसल दिया। उसके आसपास के लोगों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। प्रिया ने उसे संक्षेप में देखा। वह नजर सपाट थी, कोई मुस्कान नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक स्वीकारोक्ति कि वे एक ही कमरे में थे, अब बहुत अलग पदों पर। बैठक शुरू हुई। प्रिया ने स्पष्ट और संरचित तरीके से चर्चा शुरू की। उसकी आवाज स्थिर थी। उसने सहयोग के उद्देश्य, संभावित लाभ और पूरी की जाने वाली शर्तों को समझाया। हर शब्द बिना किसी अत्यधिक भावना के बोला गया था। उसका पूर्व पति अकड़ा हुआ बैठा था। उसने सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। जब भी प्रिया बोलती, उसका शरीर तन जाता। मसालों की गंध, पुराने सलवार कमीज और अपमानजनक शब्दों की यादें लगातार आ रही थीं। अब जिस महिला को उसने कभी निकाला था, वह निर्णय लेने वाली के रूप में खड़ी थी। जब चर्चा का सत्र खुला तो उस कंपनी के प्रतिनिधि ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की। जब उसका पूर्व पति बोलने लगा तो उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हकलाते हुए रिपोर्ट पेश की, कई बार गलत नाम लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। प्रिया ने बिना टोके सुना। उसने नोट किया, कभी कभी सिर हिलाया। जब स्पष्टीकरण समाप्त हो गया तो उसने सीधे समस्या की जड़ पर एक तीखा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो ईमानदारी और तैयारी की मांग करता था। उसका पूर्व पति चुप हो गया। उसने एक घूंट निगला। उसका जवाब गोलमोल था, स्पष्ट नहीं। प्रिया ने नहीं काटा। उसने खत्म होने तक इंतजार किया, फिर एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी जिसने कमरे को शांत कर दिया। उसने कहा कि सहयोग केवल तभी चल सकता है जब अखंडता और स्पष्ट नेतृत्व हो। उसने जोर देकर कहा कि निर्णय प्रदर्शन के आधार पर लिया जाएगा, खोखले वादों पर नहीं। यह वाक्य सामान्य लग रहा था, लेकिन कमरे में एक व्यक्ति के लिए यह एक हथौड़े जैसा लगा। बैठक एक सशर्त प्रारंभिक समझौते के साथ समाप्त हुई। कोई सीधा इनकार नहीं, आज की तरह से, आज की तरह। कोई सीधा इनकार नहीं, कोई अपमान नहीं, बस उच्च मानक जिन्हें पूरा किया जाना था। प्रिया ने एक एक करके हाथ मिलाया। जब वह अपने पूर्व पति के सामने पहुंची तो वह एक पल के लिए रुकी। वे करीब से आमने सामने थे, आंखें मिलीं। उसके पूर्व पति का चेहरा कुछ दबा रहा था, शर्म, डर, पछतावा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन प्रिया ने पेशेवर तरीके से हाथ आगे बढ़ा दिया था। एक संक्षिप्त हाथ मिलाना हुआ, ठंडा, बिना किसी शब्द के। प्रिया बिना मुड़े चली गई। बाहर गलियारे में उसके पूर्व पति के कदम जल्दबाजी में सुनाई दिए। उसने पीछा किया, धीमी आवाज में प्रिया का नाम पुकारा। प्रिया रुकी, धीरे धीरे मुड़ी। उसके पूर्व पति का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। उसने थोड़ी देर बात करने का अनुरोध किया। प्रिया ने हल्की सी सिर हिलाई। गलियारे के कोने में एक कुर्सी की ओर इशारा किया। वे आमने सामने बैठे। कोई गवाह नहीं, कोई मंच नहीं। उसका पूर्व पति सिर झुकाए हुए था। शब्द टूटे फूटे निकल रहे थे। उसने अपनी गलती मानी। उसने अपने अहंकार को स्वीकार किया। उसने कहा कि उस रात के बाद से उसकी जिंदगी बिखर गई है। उसका करियर डगमगा गया, उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। उसने प्रिया से मदद करने का अनुरोध किया, कम से कम अतीत के लिए। प्रिया ने सुना। उसका चेहरा शांत था, कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। जब उसका पूर्व पति समाप्त हो गया तो प्रिया ने धीरे से बात की। उसने कहा कि अतीत बीत चुका है, कि वह इस पद पर बदला लेने के लिए नहीं आई है, लेकिन वह समय भी नहीं लौट आएगी। पेशेवर निर्णय पेशेवर ही रहेंगे। कोई विशेष व्यवहार नहीं, आज भी कोई दया नहीं जो सिद्धांतों का उल्लंघन करे। उसके पूर्व पति ने भीगी आंखों से देखा। वह फिर से बोलना चाहता था, लेकिन प्रिया खड़ी हो चुकी थी। उसने एक आखिरी वाक्य कहा कि हर कोई अपने विकल्पों के लिए खुद जिम्मेदार होता है।
प्रिया चली गई। उसकी हील संगमरमर के फर्श से टकरा रही थीं। उसकी आवाज दृढ़ थी। बाहर इमारत में अभी भी बारिश हो रही थी। प्रिया एक पल के लिए छत के नीचे खड़ी रही, ठंडी हवा में सांस ली। उसके अंदर कोई अत्यधिक संतुष्टि नहीं थी, कोई उत्साह नहीं, बस एक शांति थी, जैसे एक पुराना बोझ आखिरकार उतर गया हो। उसके पीछे उसका पूर्व पति जड़वत खड़ा था, यह महसूस करते हुए कि वह बैठक सुलह की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक आईना थी जो उसकी सभी गलतियों को दिखा रही थी। और प्रिया सिर उठाकर चली गई, उस गलियारे को छोड़कर, अगले अध्याय का सामना करने के लिए तैयार, जो न केवल उसकी ताकत बल्कि उसके निर्णयों का भी परीक्षण करेगा। प्रिया के नेतृत्व की खबर और भी फैल गई। सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि परिणाम, आंकड़े बढ़ने लगे। जो परियोजनाएं पहले रुकी हुई थीं, अब सुचारू रूप से चल रही थीं। पुराने भागीदार और भी सम्मानजनक रवैये के साथ वापस आए। नए भागीदार मोटे प्रस्तावों और बड़े वादों के साथ आए। हर सुबह प्रिया की मेज निमंत्रणों से भरी होती थी। व्यावसायिक लंच, विशेष मंच, सहयोग पर हस्ताक्षर। उसने सावधानी से छांटा, सब कुछ स्वीकार नहीं किया गया। उसने बिना किसी अपराध बोध के न कहना सीखा। उसका सिद्धांत सरल था, सहयोग निष्पक्ष और टिकाऊ होना चाहिए। एक व्यस्त सप्ताह में 3 बड़ी कंपनियों ने लगभग एक साथ प्रस्ताव दिए। तीनों का नेतृत्व अनुभवी सीईओ कर रहे थे। वे नाम जो अक्सर मीडिया में आते थे, वे प्रिया की कंपनी के नेटवर्क तक पहुंच चाहते थे, रणनीतिक परियोजनाओं में बराबरी पर बैठना चाहते थे। बैठक दर बैठक गहन होती गई। बातचीत का लहजा बदल गया। पहले कई लोग उसे कम आंकते थे, अब कई उसकी प्रशंसा करते थे। प्रिया ने उस बदलाव को महसूस किया, लेकिन वह बहकी नहीं। उसने एक स्वस्थ दूरी बनाए रखी। एक बंद दरवाजे की बैठक में एक सीईओ ने एक अलग तरीके से संपर्क करने की कोशिश की। उसने पारिवारिक पृष्ठभूमि की प्रशंसा की, पुराने संबंधों का उल्लेख किया, पुरानी यादों से बांधने की कोशिश की। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई और फिर बातचीत को डेटा और कार्य योजनाओं पर वापस ले आई। उस प्रशंसा ने उसे विचलित नहीं किया। एक और सीईओ अधिक आक्रामक था। उसने बड़े लक्ष्यों और कड़ी समय सीमा के साथ दबाव डाला। वह जल्दी फैसला चाहता था। प्रिया ने सुना और फिर उन जोखिमों को बताया जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। उसने अपनी आवाज नहीं उठाई, उसने केवल तथ्य प्रस्तुत किए। वह दबाव वापस लौट गया। इन 7 बड़े प्रस्तुत में पड़ था। सबके बीच उसके पूर्व पति की कंपनी एक मुश्किल स्थिति में थी। उन्हें टिके रहने के लिए एक मजबूत भागीदार की जरूरत थी। उनका प्रस्ताव कागज पर साफ सुथरे आंकड़ों के साथ पूरा आया, लेकिन इसके पीछे आंतरिक समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई थीं। प्रिया ने बिना किसी भावना के उस फाइल का अध्ययन किया। उसने एक ऑडिट टीम को निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने का काम सौंपा। कोई विशेष व्यवहार नहीं, गिराने का कोई इरादा नहीं, बस सभी के लिए समान मानक। ऑडिट के परिणाम एक मोटी टिप्पणी के साथ आए। कई जोखिम, असंगत नेतृत्व, ढीली प्रक्रियाएं। प्रिया ने फाइल बंद की, एक गहरी सांस ली। फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। कार्यालय के बाहर अफवाहें फैल गईं। कई लोग प्रिया को एक ऐसी हस्ती बता रहे थे जिसके लिए होड़ मची हुई थी। कोई उसकी दृढ़ता की प्रशंसा कर रहा था, कोई उसे ठंडा कह रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसका ध्यान काम पर बना रहा। एक शाम प्रिया को बिजनेस एसोसिएशन से डिनर का निमंत्रण मिला। उस कार्यक्रम में शीर्ष सीईओ शामिल हुए थे। वह बिना किसी अत्यधिक सुरक्षा के पहुंची, बीच की मेज पर बैठी, संयम से बातचीत की। बातचीत बाजार, प्रौद्योगिकी और नेतृत्व के बारे में हुई। कुछ सीईओ ने तीखे सवाल पूछकर उसे परखने की कोशिश की। प्रिया ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, रक्षात्मक नहीं, उपदेशात्मक नहीं। उसने आंकड़ों के पीछे के इंसानों का सम्मान करने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कमरे का माहौल बदल गया, कुछ सिर हिलने लगे। एक सम्मान था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। कार्यक्रम के बाद कई लोग बारी बारी से पास आए। वे आगे की बैठकें चाहते थे, वे प्रतिबद्धता चाहते थे। प्रिया ने नोट किया, उसने शेड्यूल किया। उसने उस रात कोई वादा नहीं किया। शहर के दूसरी तरफ उसका पूर्व पति भारी दबाव का सामना कर रहा था। ऊपर से परिणाम की मांग थी, बोर्ड नेतृत्व पर सवाल उठा रहा था। उसे बैठक के गलियारे की याद आई। प्रिया की सपाट नजरें, ठंडा हाथ मिलाना। उसकी रातें बेचैन थीं। उसने फिर से प्रिया से संपर्क करने की कोशिश की, इस बार और भी विनम्र लहजे में। उस संदेश का जवाब नहीं दिया गया।
अगले दिन प्रिया ने एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता की। उसने चुने जाने वाले सहयोग के रोडमैप को प्रस्तुत किया। मानदंड स्पष्ट थे: अखंडता, टीम की तैयारी, दीर्घकालिक प्रभाव। मूल्यांकन पूरा होने से पहले किसी का नाम नहीं लिया गया। टीम ने सिफारिशें प्रस्तुत की। प्रिया ने सुना, उसने विवरण पूछा, उसने मान्यताओं का परीक्षण किया। लंबी चर्चा के बाद निर्णय सिमट गया। एक कंपनी को मुख्य भागीदार के रूप में चुना गया। 2 अन्य को कड़ी शर्तों के साथ सीमित सहयोग की पेशकश की गई। उसके पूर्व पति की कंपनी अभी तक मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई थी। यह निर्णय आधिकारिक रूप से, पारदर्शी और जवाबदेह रूप से जारी किया गया। यह खबर फैल गई। बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। शेयर बढ़ने लगे। मीडिया ने साहसी नेतृत्व के बारे में लिखा जो व्यक्तिगत संबंधों से प्रभावित नहीं हुआ। प्रिया का नाम फिर से लिया गया, इस बार प्रशंसा के लहजे में। शाम को प्रिया अपने कार्यालय में बैठी कांच के पीछे से शहर को देख रही थी। उसे अपनी छोटी रसोई, मसालों की गंध और उन शब्दों की याद आई जिन्होंने कभी उसे गिरा दिया था। यह सब अब दूर लग रहा था, इसलिए नहीं कि वह भूल गई थी, बल्कि इसलिए कि वह उससे आगे निकल गई थी। उसका फोन बजा। उसके पूर्व पति से एक संदेश आया। यह संक्षिप्त था। उसने आखिरी मौके का अनुरोध किया। उसने पछतावे और उम्मीद के बारे में लंबा लिखा। प्रिया ने अंत तक पढ़ा। कोई गुस्सा नहीं, कोई भ्रामक दया नहीं। उसने एक संक्षिप्त, स्पष्ट और पेशेवर जवाब टाइप किया। उसने लिखा कि निर्णय निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है, कि सुधार का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन दया के माध्यम से नहीं। उसने नेतृत्व और आंतरिक प्रक्रियाओं को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। संदेश भेजा गया, फोन रख दिया गया। उस रात प्रिया जल्दी घर लौटी। उसने अपने माता पिता के साथ खाना खाया। साधारण बातचीत, छोटी सी हंसी। उसकी मां ने पूछा कि क्या वह थकी हुई है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जो थकान वह अब महसूस कर रही थी वह अलग थी। एक ऐसी थकान जो निर्माण करती है। सोने से पहले वह बालकनी में खड़ी थी, शहर की रोशनी को देख रही थी। रात की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसे गंदे तरीके से बदला न लेने की ताकत दी, क्योंकि उसे काम से खुद को साबित करने का मौका मिला। दूर कुछ सीईओ अभी भी करीब आने की रणनीति बना रहे थे। वह होड़ वास्तविक थी, लेकिन प्रिया जानती थी कि उसे मूल्यवान महसूस करने के लिए पीछा किए जाने की जरूरत नहीं है। वह अपनी जगह पर खड़ी थी। और इस बीच कोई जो कभी खुद को सबसे ऊंचा समझता था, उसे अब झुकना सीखना पड़ रहा था। यह महसूस करते हुए कि व्यापार की दुनिया इंसानों को रौंदने वाले अहंकार के लिए कोई जगह नहीं देती। उस सुबह हवा भारी महसूस हो रही थी। आसमान साफ था, लेकिन प्रिया का सीना जैसे किसी चीज से दबा हुआ था। आज के एजेंडे में बस एक बैठक थी, लेकिन उसका वजन कम नहीं था। दोपहर में बोर्ड की बैठक होनी थी, ताकि हाल ही में शुरू हुए सहयोग के परिणामों की समीक्षा की जा सके और आगे के कदमों का निर्धारण किया जा सके। एक बिंदु उसके पूर्व पति की कंपनी से संबंधित था। प्रिया जल्दी पहुंची। वह अपने कार्यालय में बैठी, आखिरी फाइलें खोली। ऑडिट नोट्स, फील्ड रिपोर्ट, टीम का मूल्यांकन, सब कुछ करीने से व्यवस्थित था। उसने बिना किसी भावना के पढ़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका निर्णय तथ्यों पर आधारित है, अतीत पर नहीं। कार्यालय का फोन बजा। सहायक ने बताया कि उसके पूर्व पति ने बैठक से पहले मिलने का समय मांगा है। उसकी आवाज में एक तात्कालिकता थी। प्रिया ने फाइल बंद की। एक पल के लिए खिड़की की ओर देखा। बाहर का शहर सामान्य रूप से चल रहा था। उसने एक सांस ली और फिर सिर हिला दिया। बैठक लॉबी के पास एक छोटे से कमरे में संक्षिप्त रूप से निर्धारित की गई थी। जब दरवाजा खुला तो उसका पूर्व पति पहले से ही खड़ा था। उसकी उपस्थिति सलीकेदार थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उन आंखों में अब कोई अहंकार नहीं था, एक स्पष्ट थकान थी। वे आमने सामने बैठे, कोई औपचारिकता नहीं। उसके पूर्व पति ने सीधे बात शुरू की। उसकी आवाज धीमी, टूटी फूटी थी। उसने बिना किसी लाग लपेट के अपनी गलतियां स्वीकार की। उसने अपने एक एक बुरे फैसले का जिक्र किया। उसने कहा कि अहंकार ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं, कि उसने सबसे वफादार व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी। प्रिया ने सुना। उसका चेहरा शांत था। उसके हाथ मेज पर आपस में जुड़े हुए थे, कोई अत्यधिक हरकत नहीं। उसने उन शब्दों को अंत तक बहने दिया। उसके पूर्व पति ने एक गहरी सांस ली। उसने न केवल सहयोग के लिए
बल्कि माफी के लिए भी अनुरोध किया। उसने स्वीकार किया कि उसका करियर अब कगार पर है, उसकी कंपनी का बोर्ड डगमगा गया है, नेतृत्व की स्थिति पर सवाल उठाया जा रहा है। उसने कहा कि वह किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार है, बशर्ते उसे सुधारने का मौका दिया जाए। अनुरोध शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। उसके हाथ कांपते हुए कुर्सी का किनारा मसल रहे थे। जिस आत्मसम्मान को कभी ऊंचा रखा जाता था, वह अब उस महिला के सामने ढह गया था जिसे उसने कभी निकाला था। प्रिया ने उसे देर तक देखा। एक याद तेजी से गुजरी, पुराना सलवार कमीज, मसालों की गंध, जोर से बंद हुआ दरवाजा, टर्मिनल की बेंच। लेकिन वह याद अब चुभती नहीं थी। वह खुद से समझौता कर चुकी थी। प्रिया ने धीरे से बात की। उसने कहा कि वह कोई द्वेष नहीं रखती, लेकिन व्यक्तिगत माफी पेशेवर निर्णय के समान नहीं है। उसने उस अंतर को स्पष्ट रूप से बिना किसी उपदेशात्मक लहजे के समझाया। उसने कहा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी पद के बारे में नहीं है, बल्कि कई लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है। उसने ऑडिट के निष्कर्षों, ढीली प्रक्रियाओं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों, दमनकारी कार्य संस्कृति का उल्लेख किया। यह सब पछतावे से ढका नहीं जा सकता था। उसका पूर्व पति सिर झुकाए हुए था। उसके कंधे झुक गए थे, आंखों में आंसू भर आए और फिर गिर पड़े। उसने अपना चेहरा पोंछा, टिके रहने की कोशिश की। उसने कहा कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, पीछे हटने के लिए तैयार है, बदलने के लिए तैयार है। प्रिया ने हल्की सी सिर हिलाई। उसने कहा कि सच्चा बदलाव अक्सर नुकसान से शुरू होता है, कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के साहस से। उसने कहा कि सुधार का एक रास्ता है, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं। बैठक बिना किसी गले मिलने, बिना किसी वादे के समाप्त हुई। प्रिया पहले खड़ी हुई। उसने एक दृढ़ वाक्य कहा कि निर्णय बोर्ड की बैठक में घोषित किया जाएगा और परिणाम जो भी हो, वह कभी लिए गए विकल्पों का प्रतिबिंब होगा। दोपहर में बैठक शुरू हुई। कमरा भरा हुआ था। गंभीर चेहरे फैसले का इंतजार कर रहे थे। प्रिया ने एक निष्पक्ष सारांश प्रस्तुत किया। समय आने तक किसी का नाम नहीं लिया गया। जब उसके पूर्व पति की कंपनी का बिंदु चर्चा में आया, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रिया ने अंतिम सिफारिश प्रस्तुत की। प्रस्तावित रूप में रणनीतिक सहयोग जारी नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय उस कंपनी को सख्त निगरानी के साथ पुनर्गठन का अवसर दिया गया, जिसमें निर्णय लेने की स्थिति में पुराने नेतृत्व की कोई भागीदारी नहीं होगी। यह वाक्य धीरे धीरे गिरा, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा था। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाए। किसी ने तेजी से नोट किया। फैसला बाहर के कमरे में पुष्टि किया गया। उसके पूर्व पति ने यह खबर प्राप्त की। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह देर तक चुप रहा, लेकिन आश्चर्य के पीछे एक स्पष्टता थी। कोई कठोर सजा नहीं, कोई अपमान नहीं, बस एक निष्पक्ष और मापा हुआ परिणाम। शाम को आंतरिक खबर फैल गई। पुनर्गठन की घोषणा की गई। उसके पूर्व पति का नाम अब नेता के रूप में सूचीबद्ध नहीं था। उसे प्रदर्शन और शासन के आधार पर पद छोड़ने के लिए कहा गया था। प्रतिक्रियाएं विविध थीं, लेकिन कोई भी हैरान नहीं था। रात में प्रिया देर से घर लौटी। वह अपनी मां के साथ लिविंग रूम में बैठी। गर्म चाय भाप बन रही थी। उसकी मां ने संक्षेप में पूछा, क्या आज का दिन भारी था? प्रिया ने सिर हिलाया और फिर हल्की सी मुस्कुराई। उसने कहा कि उसने एक उत्तम दर्जे का न्याय चुना है। उसकी मां ने प्रिया का हाथ पकड़ा, कहा कि सबसे बड़ी ताकत एक ही घाव को न दोहराना है। प्रिया बालकनी में खड़ी थी, शहर की रोशनी को देख रही थी। रात की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसे शांत दिमाग और साफ दिल से चुनने की शांति दी। दूसरी जगह उसका पूर्व पति अकेला बैठा था, बिना पद के, बिना सुर्खियों के। वह एक खाली स्क्रीन को देख रहा था। पहली बार उसने नुकसान का सही अर्थ समझा। पद का नुकसान नहीं, बल्कि विश्वास का नुकसान। यह अध्याय अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अभी भी एक आखिरी फैसला था जो सब कुछ बांध देगा। और प्रिया आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस यात्रा का अंत एक ऐसा सबक दे जिसे कोई भी नहीं भूलेगा। उस सुबह सूरज धीरे धीरे उगा। प्रिया के काम करने वाली ऊंची इमारत के शीशे पर प्रतिबिंबित हो रहा था। हवा साफ महसूस हो रही थी। उसके अंदर एक शांत करने वाली खामोशी थी, जैसे एक लंबी आंधी के बाद आखिरकार शांति हो। आज का दिन किसी बड़ी बैठक या सहयोग पर हस्ताक्षर के बारे में नहीं था। आज का दिन समापन के बारे में था, यह सुनिश्चित करने के बारे में कि सब कुछ अपनी जगह पर चले। प्रिया जल्दी कार्यालय पहुंची।
वह एक पल के लिए लॉबी में खड़ी रही, आने वाले लोगों को देख रही थी। व्यस्त चेहरे, तेज कदम। दुनिया सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन प्रिया के लिए एक चीज थी जिसे उसे सही तरीके से खत्म करना था। अपने कार्यालय में उसने एक आखिरी फाइल खोली, उसके पूर्व पति की कंपनी के पुनर्गठन से संबंधित अंतिम निर्णय के दस्तावेज। यह सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं था, बल्कि एक संदेश के बारे में था। एक संदेश कि नेतृत्व का निर्माण अपमान पर नहीं किया जा सकता। मुख्य टीम के साथ एक संक्षिप्त बैठक हुई। प्रिया ने स्पष्ट निर्देश दिए, पुनर्गठन कार्यक्रम पारदर्शी रूप से चलेगा, कोई अलगाव नहीं, कोई छिपा हुआ बदला नहीं। लेकिन एक शर्त थी जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। उस कंपनी को सार्वजनिक रूप से नेतृत्व में बदलाव और उन कर्मचारियों से संस्थागत माफी की घोषणा करनी होगी जिन्हें अब तक दबाया गया था और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था। यह कोई नाटक नहीं, कोई स्वांग नहीं, एक जिम्मेदार आधिकारिक बयान। टीम एक पल के लिए चुप हो गई। कुछ चेहरे संशय में दिखे, लेकिन प्रिया ने जोर देकर कहा कि यह सुधार का हिस्सा है। कार्य संस्कृति को गलती स्वीकार किए बिना ठीक नहीं किया जा सकता। यह निर्णय स्वीकृत हो गया। शाम को आधिकारिक घोषणा जारी की गई। मीडिया ने तेजी से पकड़ा। खबरों की सुर्खियां साहसी पुनर्गठन के बारे में, एक ऐसे नेता के बारे में जो एक उत्तम दर्जे का रास्ता चुनता है। व्यापार की दुनिया में एक नए मानक के बारे में थी। एक साधारण कमरे में उसके पूर्व पति ने कांपते हाथों से यह खबर पढ़ी। उसका नाम नायक के रूप में नहीं, बल्कि मूल्यांकन के हिस्से के रूप में उल्लेखित था। कंपनी के आधिकारिक बयान में नेतृत्व की विफलता और कर्मचारियों से माफी का उल्लेख था। कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। पहली बार उसे सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से नग्न महसूस हुआ। अपमानित होने के कारण नहीं, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता का सामना करने के कारण जिसे वह नकार नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद उस कंपनी का एक आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्मचारियों के सामने बयान पढ़ा गया। उसका पूर्व पति सामने की पंक्ति में खड़ा था, नेता के रूप में नहीं, बल्कि बदलाव के हिस्से के रूप में। जब माफी के शब्द कहे गए तो उसकी आवाज कांप गई। माफी के पूर्वती। उसकी आंखें भीग गईं। कर्मचारी विविध भावनाओं के साथ देख रहे थे। कोई जयकार नहीं, कोई गाली नहीं, बस एक भारी खामोशी, लेकिन ईमानदार। प्रिया ने दूर से उस रिपोर्ट को देखा। वह उपस्थित नहीं थी। वह उस पल को अपना व्यक्तिगत मंच नहीं बनाना चाहती थी। उसके लिए यह सुनिश्चित करना काफी था कि प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चले। रात में प्रिया अपने माता पिता के घर लौटी। उसने साधारण रात का खाना खाया। उसकी मां ने एक पुराने पड़ोसी के बारे में बताया जिसने हालचाल पूछा था। उसके पिता ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ सुना। भोजन कक्ष में एक गर्म माहौल भर गया। खाने के बाद प्रिया बरामदे में बैठी। रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसने आसमान को देखा, उस लंबी यात्रा को याद करते हुए जो उसने की थी। एक तंग रसोई से, मसालों की गंध, अपमानजनक शब्दों से, एक ठंडी टर्मिनल की बेंच तक, सब कुछ एक और जीवन जैसा लगा। उसका फोन बजा। एक संदेश उस नंबर से आया जिसे वह लंबे समय से जानती थी। उसके पूर्व पति ने संक्षेप में लिखा, उसने व्यावसायिक निर्णय के लिए नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। उसने स्वीकार किया कि पद खोना दर्दनाक था, लेकिन पहले आत्मसम्मान खोना कहीं ज्यादा बुरा था। उसने बिना किसी मांग के एक बार फिर माफी मांगी। प्रिया ने धीरे धीरे पढ़ा। उसका सीना हल्का महसूस हुआ। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने फोन रख दिया, एक गहरी सांस ली और फिर एक संक्षिप्त जवाब टाइप किया। उसने लिखा कि उसे उम्मीद है कि यह बदलाव वास्तविक और टिकाऊ होगा, कि हर किसी को खुद को सुधारने का अधिकार है। संदेश भेजा गया, फोन वापस रख दिया गया। कुछ हफ्ते बीत गए। प्रिया की कंपनी का विकास जारी रहा। एक नया नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया गया। नैतिकता और कार्य संस्कृति पर प्रशिक्षण को मजबूत किया गया। प्रिया का नाम न केवल एक सफल सीईओ के रूप में जाना जाने लगा, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में भी जो मानव गरिमा की रक्षा करता है। एक सुबह प्रिया ने कार्यालय की रसोई का दौरा किया। उसने सफाई कर्मचारियों का अभिवादन किया, संक्षेप में बातचीत की। कोने में एक छोटी रसोई से आती मसालों की सुगंध को सूंघते हुए वह मुस्कुराई। वह सुगंध अब दर्दनाक नहीं थी। वह सुगंध अब केवल एक याद दिलाने वाली थी कि हर काम सम्मान के योग्य है। शहर के दूसरी तरफ
उसके पूर्व पति ने एक नई जगह पर अपना पहला दिन शुरू किया। नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य कर्मचारी के रूप में। उसका वेतन साधारण था, उसके कार्य स्पष्ट थे। कोई उसे बड़े व्यक्ति के रूप में नहीं जानता था। उसने सिर झुकाकर काम किया, सुनना सीखा, सराहना करना सीखा। लंच ब्रेक के दौरान वह अकेला बैठा, एक साधारण टिफिन खोला। उसे उस महिला की याद आई जो कभी प्यार से खाना बनाती थी। उसका सीना भारी हो गया, लेकिन इस बार बिना किसी गुस्से के, बस एक ईमानदार पछतावा। उस शाम प्रिया अपने कार्यालय में खड़ी थी, कांच के पीछे से शहर को देख रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, किसी और पर जीत के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और घाव पर जीत के लिए। वह जानती थी कि जीवन परीक्षाएं देता रहेगा, लेकिन एक सबक उसने मजबूती से पकड़ लिया था। आत्मसम्मान पद या प्रशंसा से पैदा नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है उससे पैदा होता है। और कर्म जब वह उत्तम दर्जे से आता है तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वह चुपचाप काम करता है, हर किसी को ठीक उसी स्थिति में रखता है जिसके वे हकदार हैं। एक ऐसा सबक छोड़कर जो दर्द की भावना से कहीं ज्यादा लंबे समय तक याद रखा जाएगा। समय धीरे धीरे बहता रहा, जैसे पानी बिना आवाज के बहता है। शहर व्यस्त रहा, इमारतें खड़ी रहीं और इंसान अपने अपने तरीकों से अपनी जिंदगी जीते रहे। प्रिया अब अपने दिन एक शांत लय के साथ जी रही थी। वह जल्दी कार्यालय आती, लोगों को एक साधारण मुस्कान के साथ अभिवादन करती और देर होने से पहले घर लौट जाती। घर पर वह अभी भी रात में बरामदे में बैठना पसंद करती, आसमान को देखती, उस खामोशी का आनंद लेती जो कभी असंभव लगती थी। पुराने घाव पूरी तरह से नहीं भरे थे, लेकिन वे अब उसके कदमों को नियंत्रित नहीं करते थे। वह घाव अब यात्रा का एक निशान था, खींचने वाला बोझ नहीं। कंपनी में बदलाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा था। लोग सिर उठाकर काम करते थे। अब कोई अपमानजनक चीख नहीं थी, कोई पाला हुआ डर नहीं था। प्रिया ने कभी खुद को एक ऐसी हस्ती के रूप में नहीं उठाया जिसकी पूजा की जानी चाहिए। उसने उपस्थित रहने, सुनने और जरूरत पड़ने पर डांटने का फैसला किया। कंपनी की प्रतिष्ठा केवल बड़े नाम के कारण नहीं बढ़ी, बल्कि इसलिए बढ़ी कि इंसानों के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता था। दूसरी जगह उसके पूर्व पति ने एक बहुत अलग दिन जिया। वह सुबह सार्वजनिक परिवहन से निकलता, उन लोगों के बीच बैठता जो उसे नहीं जानते थे। उसका काम साधारण था, उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट थी, सबसे ऊंचा महसूस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर दिन वह निर्देश सुनना सीखता, समय का सम्मान करना सीखता, अहंकार को नियंत्रित करना सीखता। उसकी रातें खामोश थीं। वह अक्सर एक खाली प्लेट को देखता, उस खाने की गंध को याद करता जिसका उसने कभी अपमान किया था। उस पछतावे ने उसे अब गुस्सा नहीं दिलाया। वह पछतावा एक कठोर लेकिन ईमानदार शिक्षक बन गया। उसने महसूस किया कि पद खोना केवल एक प्रभाव था, कारण वह अहंकार था जिसने उसे इंसान बनना भुला दिया था। उनके आसपास का माहौल भी बदल गया। पुराने पड़ोसी अब उत्सुकता भरे लहजे में फुसफुसाते नहीं थे। वे प्रिया को एक ऐसी महिला के रूप में देखते थे जो बिना किसी को गिराए उठी। वे उसके पूर्व पति को एक उदाहरण के रूप में देखते थे कि जब दिल को अहंकार से अंधा होने दिया जाता है तो जीवन हमेशा इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कोई जीत की जयकार नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक खामोशी जो अर्थ से भरी थी, जैसे कि ब्रह्मांड ने एक अध्याय को सबसे करीने से बंद कर दिया हो। जो कुछ भी हुआ उससे एक सबक था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस कहानी में सबसे घातक गलती गरीबी नहीं थी, असफलता नहीं थी और भाग्य का बदलना नहीं था। सबसे घातक गलती तब थी जब किसी को लगा कि उसे सिर्फ पद और छवि के कारण दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार है। अहंकार अक्सर चुपचाप आता है, आत्मविश्वास का भेष धरकर, और फिर रौंदने की आदत बन जाता है। जब ऐसा होता है तो आंखें बलिदान के प्रति अंधी हो जाती हैं और दिल सबसे करीबी की चीखों के प्रति बहरा हो जाता है। घर के काम का अपमान करना, रसोई की गंध को कम आंकना और सादगी पर हंसना इस बात का संकेत है कि किसी ने कृतज्ञता की भावना खो दी है। जबकि जिस काम को नीचा माना जाता है उसके पीछे ऊर्जा, समय और प्यार का बलिदान होता है। जब इसे महत्व नहीं दिया जाता तो न केवल व्यक्ति को चोट पहुंचती है, बल्कि खुद भी धीरे धीरे अंदर से ढह जाता है। न्याय हमेशा चीख या बदले के साथ नहीं आता। कभी कभी वह शांत आता है,
कारण और प्रभाव को सीधे चलने देता है। जो रौंदने का चुनाव करता है वह झुकना सीखेगा। जो गरिमा के साथ टिके रहने का चुनाव करता है वह अपना रास्ता खुद खोज लेगा। यह उत्तम दर्जे के कर्म का सबक है। उसे सिखाने के लिए कठोर होने की जरूरत नहीं है। वह बस इतना ईमानदार है कि हर किसी को उस स्थिति में रख दे जिसके वे हकदार हैं। यह कहानी यह भी याद दिलाती है कि माफ करने का मतलब सीमाएं मिटाना नहीं है। माफ करना दिल को अतीत के जहर से मुक्त करना है, जबकि सीमाएं भविष्य को फिर से चोटिल होने से बचाने का एक तरीका है। दोनों एक दूसरे को खत्म किए बिना एक साथ चल सकते हैं। अंत में सच्ची ताकत पद, पैसे या सुर्खियों में नहीं है। सच्ची ताकत इंसान बने रहने की क्षमता में है। भले ही आपके पास शक्ति हो, उस साहस में है कि जब अहंकार और मांगे तो आप बस कह सकें, और उस जागरूकता में है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं वह वापस आएगा, चाहे वह सबक के रूप में हो या नुकसान के रूप में। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है जिसे यथासंभव यथार्थवादी बनाया गया है ताकि इससे सीख ली जा सके। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको यह कहानी सार्थक लगी तो लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन के सबक से भरी अन्य कहानियों से न चूकें।